हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये कहते हैं कि ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्ट अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। ठीक है ना। तो इसका इनके कहने का मतलब क्या है? इनके कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए इस दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं वो दो ही स्टेट में है, या तो वो मोशन में है या वो रेस्ट में है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक, तो वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगी। ठीक, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहना चाहेगी। ठीक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना, वर्क ना करे। जैसे मैंने ये पेन रख दिया यहाँ पे, तो ये पेन क्या है? रेस्ट में है। तो ये पेन हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। जैसे मैंने ये पेन आज की डेट में यहाँ पे रखा है, अगर मैं इस रूम को बंद कर दूँ, यहाँ से सारे लोगों को निकाल दूँ, ये रूम को बंद कर दूँ, तो मैं 10 साल के बाद भी देखूँगा कि ये पेन इसी मेज पे रखा हुआ है। ठीक है ना। चारों तरफ से खिड़कियाँ लॉक कर दूँ, कोई हवा भी ना अंदर जाए, कोई कीड़े मकोड़े चूहा वूहा नहीं होने चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इस पेन की इच्छा है कि हम यहाँ पर रुके रहें। ठीक है ना। तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग यही है कि ये पेन अभी क्या है? रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहना चाहता है। इसके अपोजिट में क्या है कि मान लीजिए कोई फोर्स है, मान लीजिए कोई बॉडी है, जैसे फैन। फैन क्या है? चल रहा है। ठीक, फैन क्या है? चल रहा है। तो जो फैन है वो हमेशा चलते रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता। अब तुम कहोगे सर फ़ैन हम एक बार चलाते हैं और मैं देख रहा हूँ आँखों के सामने कि कोई उसे रोक भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो फ़ैन बंद हो जा रहा है। ठीक, तो ऐसा नहीं है बेटा। देखो, जब हम फ़ैन को एक बार ऑन करते हैं या फ़ैन को हाथों से घुमाते हैं तो वो फ़ैन मूविंग पोजीशन में आ जाता है। तो वो फ़ोन हमेशा का हमेशा मूव करते रहना चाहिए था, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है? वो फ़ैन रुक जाता है। तो रुकने का रीज़न क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है? अनलेस, जब तक कि एक्टेड अपॉन बाई एन अनबैलेंस फोर्स, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स, अनबैलेंस फोर्स उस पर काम न करे। अब फैन के अंदर क्या होता है? उसकी जो वायरिंग होती है तो अंदर फ्रैक्शन फोर्स पैदा होता है, फ्रैक्शन। ठीक, तो वो फ्रैक्शन क्या करता है? उसको रोकने की कोशिश करता है। अगर फैन से वो फ्रैक्शन हटा दिया जाए जो अंदर उसकी वायरिंग के बीच में लगता है, तो फैन कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये रहा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। उसके बाद में इनर्शिया क्या होता है? द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज ऑन इट्स ओन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन known as inertia. The inability of a body to change on own its state of rest or of uniform motion is known as inertia. ठीक, इनर्शिया भी क्या है? इनर्शिया देखा जाए तो एक तरह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है। ठीक, इनर्शिया में ये होता है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहना चाहता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ठीक, इस डिफिनीशन को तुम रट सकते हो कि द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज द इनर्शिया। इनर्शिया दो टाइप की होती है। पहला, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये रुका है पेन, ये पेन क्या है? रेस्ट में है, तो इसमें कौन सी इनर्शिया है? रेस्ट इनर्शिया है। ठीक, अगर ये पेन चल रहा होता तो इसमें कौन सी इनर्शिया होती? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया कितने टाइप की होती है? टू टाइप की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। और एक बात ध्यान रखना, मोर मास मोर इनर्शिया। अगर किसी चीज़ का वेट ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक, जैसे ये पेन है। ठीक, तो ये पेन में भी एक क्या है? एक रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक, यानी कि ये पेन क्या करता है? यहाँ पे रुका है तो रुका ही रहना चाहता है, मतलब ये यहाँ से मूव नहीं होना चाहता, चलना नहीं चाहता, रुका है। ठीक, लेकिन फिर भी हमने क्या किया? इस पेन को उठा के इधर से इधर रख दिया। ठीक,
तो इसके इनर्शिया का क्या हुआ, इसकी इच्छा का क्या हुआ, जो यहीं पर ये रुका रहना चाहता था। एक्चुअली इसका मास कम है, ठीक। तो अगर इसका मास कम है तो इसकी इनर्शिया की पावर भी क्या होगी, कम होगी। अब जैसे अपने घर की दीवार है, ठीक, घर की जो दीवार है, वॉल है, ठीक, वो भी तो रुकी हुई है। ज़रा उसको खिसका के दिखाओ तो वो नहीं खिसकेगी। क्यों नहीं खिसकेगी? क्योंकि वॉल का क्या है, वेट ज़्यादा है, मास ज़्यादा है। तो अगर उसका मास ज़्यादा है तो भैया उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और फिर भी दीवार को तो तुम किसी गाड़ी और मोटर ट्रक से अगर खींचो, धक्का मारो, ठीक है ना, तो दीवार लुढ़क जाएगी या गिर जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे माउंटेन की कल्पना करें, कोई माउंटेन, तो माउंटेन तो और भी बड़ा है, ठीक। तो अगर वो बड़ा है तो उसकी इनर्शिया भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो उसको खिसकाना और भी कठिन है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे लिखा है कि लेस मास लेस इनर्शिया। अब एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, ठीक। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये तो पहले ही हो गया, कोई चीज़ रुकी है तो रुकी रहना चाहती है। जर्क वाइल ट्रेवलिंग, ठीक, जब हम गाड़ी में मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो तुमने दो कंडीशन देखी होगी, दो टाइप की। एक तो जब गाड़ी रुकी हुई हो और हम सीट पे बैठे हों, ठीक है, जैसे हम गाड़ी है और गाड़ी बस में हम खड़े हुए हैं ऐसे करके, और बस अचानक आगे की ओर चलना चालू कर दे एकदम, ठीक, तो ये आदमी क्या होगा, पीछे की ओर गिरने लगेगा एकदम। तो ये क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, ठीक है ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। एक कंडीशन ये होती है कि गाड़ी चल रही है, ठीक, गाड़ी चल रही है और अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो ये जो पैसेंजर है वो क्या करता है, आगे की ओर गिरता है। ऐसा क्यों? ठीक, तो ये दोनों रीजन किसकी वजह से हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता है, ठीक, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा। गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक मारा तो आदमी आगे की ओर गिरता है, ठीक, तो उसमें क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। और गाड़ी रुकी हुई हो, उसी में तुम खड़े हो, गाड़ी अचानक चल दे तो तुम पीछे की ओर गिरोगे, ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक। थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो द कार्ड एंड क्वाइन एक्सपेरिमेंट। कार्ड एंड क्वाइन एक्सपेरिमेंट क्या है? एक ग्लास है, ठीक, ग्लास के ऊपर ये कागज़ रखा है, उसके ऊपर ये सिक्का रखा है। तो अचानक इस कागज़ को एकदम खींच लो तो ये सिक्का क्या होगा, यहाँ से ग्लास में गिरेगा, ठीक। तो ये भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है, ठीक है। फिर क्या है, स्ट्राइकिंग अ पाइल ऑफ कैरम क्वाइन। कैरम क्वाइन में गिट्टियाँ ऐसे ऊपर रखी जाती हैं ऐसे करके, और यहाँ स्ट्राइकर से ऐसे मारा जाता है तो एक गिट्टी ये खिसका देता है, बाकी की ये गिट्टियाँ जो क्वाइंस हैं ये सिंपल रखे रहते हैं, ये लुढ़कते नहीं, ठीक है ना। ऐसा तुमने देखा होगा जब तुम लोग कैरम खेलते होगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूटन के 4 एग्जाम्पल कह सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ के 4 एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m है। अगर हम इस पे F फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक एक्सेलरेशन पैदा होगा जिसका नाम है a। तो इफ़ द मास ऑफ अ बॉडी इज m एंड अप्लाइड फोर्स इज F एंड एक्सेलरेशन इज a, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि जो लगने वाला फोर्स है वो इस एक्सेलरेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना फोर्स लगाओगे उतना ही क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। दूसरी कंडीशन होती है कि F प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू m। अगर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, मास ज़्यादा होगा, या मास ज़्यादा है तो उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड कर दें तो F की जगह पे तो F ही आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ma, ठीक। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k क्या है, कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए k की वैल्यू हम 1 मान लें तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma। तो अगर न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात की जाए तो तुम कह सकते हो कि इफ़ बी अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी हुज मास इज m एंड एक्सेलरेशन इज a, देन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स उसके मास के और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसे कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। ओके बेटा।